इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, जी न्यूज स्पेशल टाइम मशीन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। कहते हैं गुजरा वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उस गुजरे वक्त के किस्से और कहानियां सदियों तक याद रखे जाते हैं। इसीलिए आज टाइम मशीन आपको उसी गुजरे वक्त में लेकर जाएगी और आपको दिखाएगी वर्ष 1977 की कहानियां, यानी वो साल जब इंदिरा गांधी को हुई थी 16 घंटों की जेल। ये वही साल था जब आजाद भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इसी साल जेल में कैद रहते एक राजनेता ने चुनाव जीत लिया था और इसी साल फिल्म बॉबी पर भारी पड़े थे अटल बिहारी। तो चलिए चलते हैं वर्ष 1977 में और आपको दिखाते हैं उस साल की 10 अनकही और अनसुनी कहानियां। दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला मेहर मूसा थीं, जो 1977 में केप टाउन के रास्ते होते हुए अंटार्कटिका पहुंची थी। सबसे खतरनाक ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस में से एक अंटार्कटिका में जाने से पहले लोगों की सांस फूल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका पर पहुंचना मेहर मूसा के लिए एक चुनौती भरा काम था। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है। अंटार्कटिका में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। अंटार्कटिका जाने के लिए एक विशेष ट्रेनिंग ली जाती है, जिसमें आपको वहां की जलवायु के अनुसार ढलना बताया जाता है। ये सब तो बात की बात थी, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या थी उस वक्त अफ्रीका में राजनीतिक उथल पुथल के कारण मेहर मूसा के वीजा और पासपोर्ट पर मुहर न लग पाना। किसी तरह वो इसमें कामयाब हुई तो वहां जाने वाले प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से उनकी यात्रा टल गई। इस सब के बाद उन्हें अपनी अंटार्कटिका की यात्रा को दोबारा से शुरू करना पड़ा और फिर केप टाउन के एक जहाज से वो अपने सफर पर निकली और अपनी मंजिल पर पहुंची। पंद्रह साल तक जिस देश में पूरे दमखम के साथ इंदिरा गांधी ने राज किया, उसी देश में इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन 3 अक्टूबर 1977 ऐसा दिन था जब रात 8 बजे इंदिरा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। दरअसल इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया गया था कि 1977 में लोकसभा चुनावों के दौरान अपने प्रचार प्रसार के लिए इंदिरा गांधी ने 100 जीपें खरीदी थी, जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया गया था। उस वक्त सीबीआई ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। इस केस के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण इंदिरा गांधी को सिर्फ 16 घंटे जेल में रखा गया था। उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्नीस 1977 में जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो उन्हें राजपथ के साउथ ब्लॉक में दफ्तर दिया गया। विदेश मंत्री बनने से पहले अक्सर जब भी अटल बिहारी वाजपेयी साउथ ब्लॉक जाया करते थे तो वहां नेहरू की तस्वीर लगी हुई होती थी। लेकिन जब पहली बार जनता दल की सरकार बनी और वाजपेयी विदेश मंत्री बनाए गए तो सत्ता परिवर्तन के बाद वहां से नेहरू की तस्वीर हटा दी गई। अपना कार्यभार संभालने के लिए पहले दिन अटल बिहारी वाजपेयी दफ्तर पहुंचे और उनका ध्यान उसी खाली जगह पर गया तो उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि यहाँ पर लगी तस्वीर कहाँ गई। इस पर किसी अधिकारी ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अगले दिन जब अटल बिहारी वाजपेयी अपने दफ्तर दोबारा पहुंचे तो उन्हें इस खाली जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगी हुई मिली, जिसे देखकर वो मुस्कुराए और अंदर चले गए। वर्ष 1977 राजनीति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण साल रहा। ये वो साल था जब आजाद भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल के नेता ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई और चुनाव करवाए, लेकिन इन चुनावों में इंदिरा गांधी को भारी हार का सामना करना पड़ा और देश को पहली कांग्रेस मुक्त सरकार मिली, जिसमें सभी पार्टियों ने कांग्रेस तथा इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जीते। जिसके बाद 24 मई 1977 को मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिनों तक चली नहीं और 28 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जनता पार्टी क्रांति की कोख से जन्म लेकर सामने आई। अटल बिहारी वाजपेयी की बोली और उनके भाषण के चर्चे कितने मशहूर हैं, ये बात तो हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जनवरी 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी के रैली को फेल करने के लिए इंदिरा गांधी ने लिया था एक फिल्म बॉबी का सहारा। सुनने में काफी अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता का आलम ये था कि सिर्फ उनकी पार्टी ही नहीं, बल्कि विपक्षी नेता भी उनके भाषणों के फैन थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी सरकार को ये पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी जन संबोधन में एक विशाल रैली 18 जनवरी 1977 की शाम को करने वाले हैं, तो उनकी रैली को रोकने के लिए उस शाम दूरदर्शन पर सुपरहिट फिल्म बॉबी का प्रसारण किया गया। इंदिरा गांधी की सरकार में मौजूद लोगों को लगा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी की रैली के वक्त इस फिल्म का प्रसारण किया जाएगा तो कम ही लोग वाजपेयी की रैली में शामिल होंगे। लेकिन 18 जनवरी 1977 की शाम हुआ कुछ उल्टा ही। अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आए। पूरा सभागार खचाखच भर गया। उस वक्त स्टेज पर आते ही अटल बिहारी वाजपेयी ने लंबी सांस लेते हुए सबसे पहले एक मिसरा पढ़ा, जो था, बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। जिसे सुनने के बाद तालियों का दौर बहुत लंबा चला और लोग काफी देर तक वाजपेयी साहब को सुनते रहे, जिससे इंदिरा सरकार की साजिश नाकाम हो गई। सफेद बाघों की धरती के लिए मशहूर रीवा राजनैतिक उथल पुथल के लिए भी काफी जाना जाता है। रीवा 1977 में तब सुर्खियों में छा गया जब दिव्यांग यमुना प्रसाद शास्त्री ने महाराजा मार्तंड सिंह को भारी मतों से लोकसभा चुनाव में हराया। यमुना प्रसाद शास्त्री आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में रहे। 1977 में उन्होंने भारतीय लोकदल पार्टी की तरफ से रीवा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उस वक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में उनके सामने मैदान में मौजूद थे रीवा रियासत के महाराजा मार्तंड सिंह। मार्तंड सिंह, जो भले ही रियासत पर तो राज करते थे, लेकिन जनता के सामने कभी नहीं आते थे। तो वहीं दिव्यांग होने के बाद भी यमुना प्रसाद शास्त्री हमेशा जनता के बीच रहते थे, उनकी समस्या सुनते और समाज सेवा करते। महाराजा मार्तंड सिंह ने उस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, लेकिन फिर भी लोकसभा का चुनाव हार गए। चुनाव में जहां महाराजा मार्तंड सिंह को 1,69,941 वोट मिले, तो वहीं यमुना प्रसाद शास्त्री को जनता ने 1,76,634 वोट दिए और इस तरह से यमुना प्रसाद शास्त्री 6,693 वोटों से जीत गए और देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। ये पहला मौका था जब देश की संसद में पहली बार कोई दिव्यांग पुरुष पहुंचा था। दक्षिण भारत के कर्नाटक में जन्मे और वहीं पले बड़े हुए जॉर्ज फर्नांडिस का राजनीतिक जुड़ाव सबसे ज्यादा बिहार से ही रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि फर्नांडिस ने अपना पहला चुनाव भी बिहार से लड़ा और जेल में रहते हुए भी भारी मतों से वो जीत गए। 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की तो जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल में रहते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड तोड़ मत से जीते, जिसके बाद उन्हें मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी जनता सरकार में उद्योग मंत्री का पद दिया गया। भारत सरकार में उद्योग मंत्री रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस ने फेरा कानून के तहत कई विदेशी कंपनियों पर कार्रवाई भी की।
जिससे परेशान होकर दो बड़ी विदेशी कंपनियां कोका कोला और IBM ने उस वक्त भारत में अपना व्यवसाय भी बंद कर दिया था। उन्नीस 1977 में विदेश मंत्री बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशन में भाषण देने के लिए बुलाया गया, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी का परचम लहराया। अटल बिहारी वाजपेयी का ये भाषण काफी चर्चा में रहा। इस भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूँ। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूँ। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए हैं, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए हैं। इस भय और आतंक के वातावरण में हमारे लोगों को घेर लिया था, वो दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने करीब 40 मिनट की अपनी बात रखी। यूएन में आए सभी देशों के प्रतिनिधियों ने खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए तालियां बजाई। पहले 2 साल का आपातकाल और फिर मार्च 1977 में सत्ता जाने के बाद इंदिरा गांधी सुर्खियों में रहने और जनता के बीच जाने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती थीं। मई 1977 में पटना के बेलछी गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। बिहार का पहला जातीय नरसंहार पटना के बेलछी गांव में हुआ, जिसमें करीब 11 दलितों की जान चली गई। इस घटना के बारे में जब इंदिरा गांधी को पता चला तो उन्होंने बेलछी गांव जाने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के लिए वहां जाना आसान नहीं था। भारी बारिश के बीच इंदिरा पहले हवाई जहाज से पटना आई, फिर किसी तरह नदी पार करके बाढ़ग्रस्त गांव बेलछी के पास पहुंची। गांव में घुटनों तक कीचड़ भरा हुआ था, जिसे देखते हुए इंदिरा गांधी के लिए हाथी बुलाया गया। फिर हाथी पर बैठकर इंदिरा इन दलितों के घर के लिए आगे बढ़ी, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। हाथी से उतरने के बाद कीचड़ में इंदिरा कुछ दूर तक चली और आखिर कीचड़ में सनी हुई इंदिरा उन लोगों के घर पहुंची, पीड़ितों का हाल जाना और उन्हें गले लगाया। इस घटना से भले ही इंदिरा गांधी के कपड़ों पर कीचड़ लगा हो, लेकिन आपातकाल में जनता और इंदिरा गांधी के बीच बनी खाई को इसी घटना ने ही कम किया। इंदिरा गांधी लगभग 5 दिन पटना में रहीं और फिर दिल्ली वापस लौटी। एलजेपी के कर्ता धर्ता रामविलास पासवान ने साल 1977 में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसके बाद पूरी दुनिया में उनका नाम गूंज उठा था। 1977 में रामविलास पासवान ने चुनावी मैदान में उतरकर इतिहास रच दिया था। दरअसल रामविलास पासवान हाजीपुर संसदीय सीट से अपने पहले ही चुनाव में बम्पर जीत हासिल कर गए थे। पासवान ने उस वक्त सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले नेता का रिकॉर्ड कायम किया। पासवान ने 4,24,000 मतों से चुनाव जीतकर अपना नाम गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। इसके बाद उन्होंने 1989 में भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था और ऐसा करने वाले तब वो दुनिया के इकलौते नेता बने थे। तो टाइम मशीन में आज आपने सफर किया साल 1977 का। कल टाइम मशीन के जरिए हम आपको लेकर चलेंगे साल 1978 में और आपको दिखाएंगे उस साल की दिलचस्प कहानियां। तब तक के लिए नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आतंकवाद की घोषणा की। कदम ब कदम मिलाकर आगे बढ़ा है।